दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से हमारी अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारी ओजोन लेयर भी कमजोर हो रही है और हमारा एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे तबाह हो रहा है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में अर्थ पर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें अर्थ को छोड़ना पड़ जाएगा और फिर हमें अपने लिए एक नया घर यानी एक नया प्लेनेट तलाश करना पड़ेगा। दोस्तों, मार्स की कहानी शुरू हुई थी आज से 4.5 बिलियन साल पहले। ऐसा माना जाता है कि 4.5 बिलियन साल पहले स्पेस में मौजूद गैसेस और डस्ट ने मिलकर एक प्लेनेट बना दिया जो कि सूरज से चौथे नंबर पर था। दोस्तों, मार्स हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लेनेट है जो कि हमारी अर्थ से लगभग 27 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अगर एक बहुत ही तेज स्पेस क्राफ्ट को मार्स पर भेजा जाए तो स्पेस क्राफ्ट को भी अर्थ से मार्स तक पहुंचने में पूरे 7 महीने लग जाएंगे। तो साइंस कहती है कि मार्स का ये लाल रंग मार्स की मिट्टी की वजह से है, क्योंकि मार्स की मिट्टी लाल रंग की है और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत घना है जो कि शायद मार्स को लाल रंग देने में मदद करता होगा। दोस्तों, हमारी जमीन का सिर्फ एक चांद है जो कि रात में चमकता हुआ बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें मार्स की तो मार्स के एक नहीं बल्कि 2 चांद हैं। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि वो दोनों चांद अर्थ के चांद की तरह प्यारे नहीं हैं, बल्कि वो इर्रेगुलर हैं और बहुत ही भद्दे नजर आते हैं। जिनमें से एक चांद का नाम फोबोस है और दूसरे का डीमोस है। वो दोनों चांद मार्स के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन दोस्तों फोबोस धीरे धीरे मार्स की तरफ झुक रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पर या तो फोबोस मार्स से टकराकर तबाह हो जाएगा या फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर मार्स के गिर्द एक रिंग बना देगा, जैसे सैटर्न और यूरेनस के गिर्द देखने को मिलती है। और दोस्तों, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही घना है, तो उसके घने एटमॉस्फेयर की वजह से मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मिट्टी के तूफान आते हैं जो कि पूरे मार्स को अपनी लपेट में ले लेते हैं और कई कई हफ्तों तक रहते हैं। और दोस्तों, हमारी अर्थ पर तो ओजोन लेयर है जो कि हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें मार्स की तो दोस्तों मार्स पर कोई भी ओजोन लेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ हर टाइम खतरनाक रेडिएशंस बरसती रहती हैं। यानी अगर आप मार्स पे अपना स्पेस सूट उतार दोगे तो आपके खून में बुलबुले बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फौरन मौत हो जाएगी। और अब अगर हम बात करें मार्स के साइज की तो दोस्तों मार्स का साइज अर्थ से 6 गुना कम है। यानी हमारी अर्थ के अंदर मार्स जितने 6 प्लैनेट फिट आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, मार्स पर हमें पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले देखने को मिलते हैं। और मार्स पर मौजूद एक पहाड़ जिसका नाम ओलंपस मोन्स है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसकी लंबाई दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है। साइंटिस्ट के मुताबिक ओलंपस मोन्स एक वोल्केनो था जो कि एक बार फटा भी था, लेकिन फिर 50 मिलियन साल पहले यानी डायनासोर्स के मरने के फौरन बाद मार्स के सब वोल्केनोज भी एक्सटिंक्ट होकर खत्म हो गए। तो दोस्तों, ये तो हो गई मार्स की तारीफ कि मार्स कैसा है और मार्स पर कैसे कैसे खतरे मंडरा रहे हैं। जैसे कि मार्स पर हर टाइम रेडिएशंस बरसती रहती हैं, वहाँ मिट्टी के सबसे खतरनाक तूफान आते हैं और तो और मार्स का एवरेज टेम्परेचर -81 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो कि अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान मार्स पर ही क्यों जाना चाहते हैं, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में और भी बड़े बड़े प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो फिर आखिर मार्स ही क्यों? तो दोस्तों, इसका पहला रीजन है कि मार्स हमारी अर्थ के बिल्कुल करीब वाला प्लेनेट है। अब आप बोलेंगे कि करीब तो वेनस भी है, तो वेनस के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? तो दोस्तों, वेनस के बारे में हम इसलिए नहीं सोचते कि वेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। वैसे तो सूरज के सबसे करीब मरकरी है, लेकिन वेनस का टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा है। वेनस की गर्मी किसी खोलते हुए लावा के जैसी है। अगर इंसान वेनस पर चला भी गया तो इंसान उबल जाएगा, इसीलिए हम वेनस के बारे में नहीं सोचते। और अगर जुपिटर को देखा जाए तो जुपिटर इतनी खतरनाक गैसेस से बना है कि उस पर लैंड करना तो दूर की बात, उसके ऊपर से उड़ना भी बहुत बड़ा खतरा है। और जुपिटर से आगे के प्लैनेट्स यानी सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ऐसे हैं जैसे बर्फ के गोले। तो बहरहाल दोस्तों, हम इन सब प्लैनेट्स के बारे में नहीं सोच सकते। तो अब ले देकर जो हमारी आखिरी उम्मीद बचती है तो वो प्लैनेट मार्स ही है। माना कि मार्स का एनवायरनमेंट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट्स को मार्स पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे ये साबित होता है कि मार्स पर जिंदगी बसाई जा सकती है, जैसे कि पानी। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट्स को मार्स पर पानी मिला है, लेकिन वो पानी ना तो मार्स की जमीन से निकलता है और ना ही वहाँ कोई समंदर वगैरह है, बल्कि मार्स का वो पानी मार्स की साउथर्न पोलर कैप्स पर जमा हुआ है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो पानी इतना ज्यादा है कि अगर उसको पिघला दिया जाए तो वो पूरे मार्स को 36 फुट तक डबो देगा। दोस्तों, मार्स पर पानी मिलना इंसान के लिए जिंदा रहने की एक नई उम्मीद से कम नहीं है। और तो और मार्स पर हमें सूखी हुई नदियां भी नजर आई हैं जो कि इस बात का इशारा करती हैं
कि मार्स पर कभी पानी भी हुआ करता था और अर्थ के जैसे नदियों में बहा करता था। इसी तरह मार्स पर कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे साइंटिस्ट को ये लगता है कि मार्स पर कभी जिंदगी हुआ करती थी। नासा और स्पेस एक्स मार्स को बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि साल 2050 तक वो मार्स पर एक शहर बनाएंगे जिसमें लाखों इंसान रह सकेंगे, वो भी अर्थ की मदद के बगैर। अर्थ की बिगड़ती हुई हालत को देखकर मार्स को 24 घंटे स्टडी किया जा रहा है। अब मार्स को इतना ज्यादा स्टडी करने के लिए वहाँ कोई इंसान तो इतनी देर रह नहीं सकता, तो इसीलिए नासा मार्स को रोबोट्स के जरिए स्टडी कर रहा है। नासा ने अब तक मार्स पर 5 रोबोट्स भेजे हैं जिन्हें कहा जाता है रोवर्स, और जो 5 रोवर्स नासा ने मार्स पर भेजे हैं उनमें से 2 रोवर्स ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन 3 रोवर्स अभी भी मार्स पर काम कर रहे हैं और मार्स को स्टडी कर रहे हैं। इन रोवर्स को नासा लेबोरेटरी अर्थ पर बैठकर कंट्रोल करती है और दोस्तों इन रोवर्स को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इस बात का अंदाजा आप नासा के लेटेस्ट रोवर पर होने वाले खर्चे से लगा सकते हैं। साल 2021 में नासा ने अपना 5वां रोवर मार्स पर भेजा था जिस पर मुकम्मल खर्चा $2.5 बिलियन आया था। वो इसलिए कि उन रोवर्स को एक ऐसे रूम में बनाया जाता है जहां बिल्कुल भी डस्ट नहीं होती। उनको बहुत ही सफाई से डिजाइन किया जाता है क्योंकि उन्हें एक ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां कोई भी रिपेयर स्टेशन नहीं होगा, यानी मार्स पर। इसीलिए इन रोवर्स पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है ताकि ये मार्स पर कई सालों तक टिक सकें। इन रोवर्स को बनाने के बाद इनको बहुत ही क्लीन तरीके से पैक किया जाता है। उसके बाद इनको अलग अलग पीसेस में डालकर नासा की लॉन्च व्हीकल में इंपोर्ट किया जाता है। उस लॉन्च व्हीकल का कोई ड्राइवर नहीं होता और उस व्हीकल को भी नासा लेबोरेटरी कंट्रोल करती है। जब उस व्हीकल को स्पेस में भेजा जाता है तो एक खास टाइम के बाद वो अपने टुकड़ों को अलग करती रहती है और फिर बहुत ही सेफ तरीके से उन रोवर्स को मार्स की सरफेस पर उतारती है। देखने में तो ये बहुत ही छोटा प्रोसेस लगता है, लेकिन दोस्तों मार्स पर एक छोटे से रोवर को पहुंचने में भी लगभग 7 महीने लग जाते हैं। दोस्तों इन रोवर्स के जरिए इंसान अर्थ पर बैठकर मार्स को स्टडी कर रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं जब इंसान मार्स पर रहना शुरू कर देंगे। दोस्तों मार्स पर कभी लाइफ हुआ करती थी या नहीं, इसके बारे में साइंटिस्ट सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों मार्स पर कभी लाइफ थी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पक्का है कि अनकरीब इंसान मार्स पर लाइफ बसा लेंगे। अगर मुझे मार्स पर जाने का बोला गया तो मैं तो नहीं जाऊंगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एसी का इस्तेमाल ज्यादा कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एसी आपके रूम को तो ठंडा कर देगा, लेकिन वो बाहर के एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा गर्म करेगा। दोस्तों एसी बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, जो पावर अक्सर फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ही आती है, और जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा गर्म करेगा, यानी कि हम चाहकर भी उस गर्मी को नहीं रोक पाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जो कि अर्थ को छोड़ने की वजह बनेगा। और ऐसे ही दोस्तों एलोन मस्क ने भी अर्थ को छोड़ने की बहुत सारी वजह बताई। दोस्तों एलोन मस्क का ये कहना है कि हमारी दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती है, जैसे कि डायनासोर्स के टाइम पर भी एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स मर गए थे, और अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू हुई तो भी दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों एलोन मस्क ने बोला कि वो इंसानों को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना चाहते हैं, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अलग अलग प्लैनेट्स पर रहना सीख जाएं, क्योंकि अर्थ का कोई भरोसा नहीं। एलोन मस्क कहते हैं कि पहले वो लोगों को मार्स पर ले जाएंगे और उसके बाद वो चांद पर भी लोगों को भेजेंगे, यानी कि लोग मार्स पर भी रहेंगे और चांद पर भी रहेंगे। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा, मैं हूं ना बताने के लिए। दोस्तों ये सब पॉसिबल होगा दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्पेसएक्स स्टारशिप की वजह से। जी हाँ दोस्तों, वही रॉकेट जिसको एलोन मस्क ने डिजाइन किया था। स्टारशिप इस दुनिया का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, और ये सिर्फ स्पेस में जाता ही नहीं बल्कि स्पेस से वापस आकर अर्थ पर लैंड भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सभी स्पेस कंपनीज ने आज तक जितने भी रॉकेट्स बनाए थे वो ऐसे रॉकेट्स थे जो कि अर्थ से स्पेस में जाते तो जरूर थे, लेकिन फिर वो स्पेस में ही रह जाते थे और अर्थ पर दोबारा से लैंड नहीं हो पाते थे। अब ये चीज आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि अगर वो रॉकेट स्पेस में ही रह जाते थे तो फिर एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर कैसे वापस आते होंगे। दोस्तों मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट के अंदर नहीं बल्कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर होते हैं, जो कि रॉकेट से अटैच होता है। एक रॉकेट का काम होता है एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस तक ले जाना, लेकिन जैसे ही वो रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाता है तो वो स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और स्पेस में ही रह जाता है, यानी इतना महंगा रॉकेट जाया हो जाता है। उसके बाद फिर एस्ट्रोनॉट्स उसी स्पेसक्राफ्ट में ही स्पेस में घूमते हैं और उसी से वो अर्थ पर वापस आते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एलोन मस्क ने ऐसे रॉकेट बना लिए हैं जो कि एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में छोड़ने के बाद अर्थ पे दोबारा से आके लैंड हो जाएंगे, जिससे बहुत ज्यादा खर्चा बच जाएगा और लोगों को मार्स पर पहुंचाने की कॉस्ट भी काफी कम लगेगी। दोस्तों एलोन मस्क की ये डिस्कवरी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है, और यही वजह है कि
कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी अब नासा नहीं बल्कि स्पेसएक्स है। नासा भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब स्पेसएक्स के पास ला रहा है और स्पेसएक्स के सूट्स भी नासा के सूट्स से काफी ज्यादा बेटर हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो स्टारशिप है वो भी किसी फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और ऑयल वगैरह पर नहीं चलेगा। दोस्तों स्टारशिप लिक्विड मेथेन पर चलेगा और मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा है, जो कि मेथेन बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि एलोन मस्क ने स्टारशिप को हर तरीके से मार्स पर जाने के लिए बेस्ट बनाया है। यही वजह है कि स्टारशिप पर फ्यूल का खर्चा भी नहीं होगा, जो कि और भी ज्यादा अच्छी बात है। अब दोस्तों आपके माइंड में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे, जैसे मार्स पर सबसे पहले कौन जाएगा, वहाँ पूरे 1 मिलियन लोगों के लिए इतनी बड़ी कॉलोनी बनाना आखिर कैसे पॉसिबल होगा, और मार्स पर जिंदा रहने के लिए हम लोग क्या खाएंगे और क्या पिएंगे वगैरह वगैरह। तो बस फिक्र मत करो, चलो अब मैं आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों जब एलोन मस्क से पूछा गया कि मार्स पर सबसे पहले कौन जाएगा, तो एलोन मस्क ने बताया कि मैं नहीं जानता, हो सकता है वहाँ शायद पायोनियर्स जाएं। दोस्तों पायोनियर्स ऐसे लोगों को बोलते हैं जो कि किसी नई जगह पर जाकर वहाँ डिस्कवरीज करते हैं। एलोन मस्क ने बोला कि मार्स पर जो भी लोग जाएंगे उनके लिए वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल होगा, वो वहाँ मर भी सकते हैं और उनके लिए वो सब बहुत ही खतरनाक और दर्द भरा होगा। यानी कि मार्स पर सबसे पहले जो भी लोग जाएंगे वो अपनी जान को हथेली पर रख कर जाएंगे। कि मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मिट्टी के तूफान आते हैं, जो कि पूरे मार्स को अपनी लपेट में ले लेते हैं। वो तूफान कई हफ्तों तक रहते हैं, जिनकी वजह से पूरे मार्स पर अंधेरा हो जाता है। अब सवाल ये है कि उन तूफानों से बचने के लिए वो लोग आखिर मार्स पर कहाँ रहेंगे। ऐसे में उनके लिए एक शेल्टर का होना जरूरी है, जहाँ वो तूफान आने पर छुप सकें। लेकिन वो शेल्टर आखिर कौन बनाएगा, क्योंकि मार्स पर जाकर अगर लोगों ने वो शेल्टर्स बनाए तो उनमें काफी टाइम लग जाएगा और इसकी कोई गारंटी नहीं कि उन शेल्टर्स के बनने तक वो लोग बच भी पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए उन शेल्टर्स को इंसानों के मार्स पर जाने से पहले ही बनाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो शेल्टर्स बनाएगा कौन। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो शेल्टर्स रोबोट्स बनाएंगे, और वो कोई आम रोबोट्स नहीं होंगे बल्कि वो 3D प्रिंटिंग रोबोट्स होंगे। नासा और स्पेसएक्स कुछ AI रोबोट्स की कंपनियों से उन रोबोट्स को खरीदेंगे और फिर वो उनको मार्स पर भेजेंगे। वो एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो कि इंसानों से पहले ही मार्स पर शेल्टर्स बनाएंगे। उन रोबोट्स को अर्थ पर बैठकर कंट्रोल किया जाएगा और उनके वो शेल्टर्स बनाने का तरीका भी बहुत ज्यादा यूनिक होगा। वो रोबोट्स मार्स की मिट्टी को कलेक्ट करेंगे और फिर उससे 3D प्रिंट्स बनाएंगे। ऐसे ही वो कई महीनों तक काम करेंगे और फिर देखते ही देखते वो मार्स पर इंसानों के लिए शेल्टर्स बना देंगे। उन शेल्टर्स को डोम्स कहा जाएगा और उन डोम्स का काम होगा इंसानों को मार्स की खतरनाक रेडिएशंस और मिट्टी के तूफानों से बचाए रखना। उन डोम्स के अंदर रहने के लिए इंसान वहाँ इन प्रेशर यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इंसानों को ऑक्सीजन और अर्थ के जैसा प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा वो रोबोट्स मार्स पर 3D बिल्डिंग्स भी बनाएंगे, जिनको डर्ट एग्स यानी गंदे अंडे भी बोला जाता है। अब उन बिल्डिंग्स का इतना अजीब नाम क्यों है? वो इसलिए दोस्तों कि उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए वो रोबोट्स डर्ट यानी गंदगी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बेसाल्ट और बायोप्लास्टिक वगैरह। बेसाल्ट का मतलब होता है वो लावा जो कि ठंडा होने के बाद पत्थर बन गया हो, और बायोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक को बोलते हैं जो कि प्लांट्स के कचरे से बनती है, जैसे कि गन्ने का छिलका, कॉर्न का छिलका और इसके साथ और भी प्लांट्स की जो गंदगी होती है उनसे बनने वाली प्लास्टिक को बायोप्लास्टिक कहते हैं। तो डर्ट एग्स बनाने के लिए बेसाल्ट और बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा और मार्स पर एक अंडे जैसी दिखने वाली बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। साइंटिस्ट का ये मानना है कि डर्ट एग्स मार्स के एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे और फिर मार्स पर कॉलोनी बनाने के लिए इंसान उन डोम्स और डर्ट एग्स में रह सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे टाइम तक आखिर इंसान वहाँ क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। दोस्तों इंसान वैसे तो स्टारशिप के अंदर बहुत सारा खाना पहले से ही लेकर जाएंगे, जो कि काफी लंबे टाइम तक चल जाएगा। लेकिन मार्स की जमीन पर इंसान सब्जियां भी उगाएंगे। वैसे तो मार्स की मिट्टी के अंदर अर्थ के जैसे सब कुछ तो नहीं उगाया जा सकता, लेकिन फिर भी इंसान वहाँ कुछ सब्जियां उगा लेंगे, जैसे कि आलू, मूली, बीन्स, सलाद पत्ता, और चांसेस हैं कि वहाँ गंदम यानी वीट भी उगाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि वो सब हम मार्स की खुली जमीन पर नहीं उगा सकते, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से 100 गुना ज्यादा कम है। और यही वजह है कि मार्स पर हमें प्लांट्स उगाने के लिए स्पेशल ग्रीन हाउसेस बनाने पड़ेंगे, जो कि प्लांट्स को अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे। और ये सब करने के लिए हमें काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके लेंगे। इनफैक्ट जब मार्स पर कॉलोनी बनेगी तो वो भी सोलर एनर्जी पर ही काम करेगी। मार्स पर हजारों सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी, जो कि सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करेंगी। लेकिन ये सब इतना भी इजी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मार्स अर्थ से 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी वजह से मार्स पर सूरज की रोशनी भी अर्थ से 60% कम पहुंचती है। यानी कि सूरज की रोशनी मार्स पर सिर्फ 40% है, जो कि बहुत ही कम है।
यानी कि मार्स पर पावर जनरेट करना भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों पहले तो मार्स पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स और कुछ साइंटिस्ट की टीम जाएगी जो कि मार्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। ये टीम शायद 2029 तक मार्स पर चली जाएगी, लेकिन एलोन मस्क का ये कहना है कि 2050 तक वो मार्स पर पूरा एक शहर बना लेंगे और हजारों स्टारशिप्स बनाकर मार्स पर भेजेंगे। दोस्तों हम मार्स पर चले तो जाएंगे, लेकिन क्या हम मार्स को कभी अर्थ के जैसा बना भी पाएंगे या नहीं? इसका जवाब है कि शायद हाँ, क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स पहले भी अर्थ के जैसा था। अगर हम मार्स के टेम्परेचर को गर्म कर दें तो मार्स पर भी शायद अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर आ जाएगा। साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स पर ऐसी फैक्ट्रीज लगाई जाएं जो कि दिन रात बस धुआं निकालें, क्योंकि ऐसा करने से मार्स गर्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर एलोन मस्क का ये कहना है कि मार्स पर न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ी जाएं ताकि मार्स जल्दी से गर्म हो सके। अब एलोन मस्क का ये आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर मार्स पर मिसाइल छोड़ी जाएंगी तो ऐसा करने से मार्स और भी ठंडा हो जाएगा और वहाँ शिद्दत की सर्दी पड़ जाएगी। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भला इतने गर्म मिसाइल से सर्दी कैसे हो जाएगी? तो दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स पर बहुत ज्यादा मिट्टी है। अगर हम मार्स पर मिसाइल छोड़ेंगे तो वो मिट्टी और भी ज्यादा फैल जाएगी और पूरे मार्स को लपेट लेगी, जिससे सूरज की रोशनी बिल्कुल रुक जाएगी और मार्स और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जो कि शायद बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा। और दोस्तों मार्स पर जो लोग रहेंगे वो काफी कमजोर होंगे, क्योंकि मार्स की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 38% है। यानी कि एक 100 किलो के बंदे का वजन मार्स पर सिर्फ 38 किलो होगा। और इसी तरह मार्स पर जो बच्चे पैदा होंगे वो मार्स की कम ग्रेविटी के आदी होंगे। यानी अगर वो मार्स से अर्थ पर आएंगे तो अर्थ की ज्यादा ग्रेविटी शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। और दोस्तों वहीं पर एलोन मस्क तो इंसानों को चांद पर भी बसाने का सोच रहे हैं, तो यकीनन चांद पर रहने वाले लोग मार्स पर रहने वाले लोगों से भी काफी ज्यादा कमजोर होंगे, क्योंकि चांद की ग्रेविटी मार्स से भी काफी ज्यादा कम है। और पता नहीं ये सब हमारे लिए अच्छा भी होगा या नहीं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज से ठीक 1 बिलियन साल बाद अर्थ इतनी गर्म हो जाएगी कि इसका सारा पानी उबलकर स्पेस में चला जाएगा। अर्थ पर लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी और अर्थ भी मार्स की तरह एक मिट्टी का ढेर बनकर रह जाएगी। 2030 तक इंसानों को मार्स पर भेजना शुरू कर दिया जाएगा और 2050 तक मार्स पर एक कॉलोनी भी बना ली जाएगी जिसमें लाखों इंसान रहेंगे, वो भी अर्थ की मदद के बगैर। सुनने में तो ये सब एक कहानी की तरह लगता है, लेकिन यकीन मानो ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिससे हम अब चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें अर्थ को छोड़ना पड़ेगा और इसीलिए हमें पहले से ही एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ कर रखना पड़ेगा जहां हम सरवाइव कर पाएं और इंसानियत को जिंदा रख पाएं। तो ऐसे में अगर कोई प्लेनेट हमें जिंदा रहने की उम्मीद देता हुआ दिखाई देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट मार्स ही है, क्योंकि एक तो ये अर्थ के बहुत ही क्लोज है और दूसरा ये कि ये पहले भी अर्थ के जैसा ही था। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जब मार्स पैदा हुआ तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज हमारी अर्थ है, लेकिन फिर कई बिलियन साल पहले मार्स के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि मार्स से उसकी हर चीज छिन गई और मार्स एक डेड प्लेनेट बन गया। तो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मार्स भी बिल्कुल अर्थ के जैसा था। मार्स पर पानी था, एक थिक एटमॉस्फेयर था और शायद लाइफ भी थी। मार्स पर वो सब कुछ था जो कि इसे लाइफ के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता था, लेकिन बहुत पहले ये सब कुछ खत्म हो गया और मार्स अब बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जैसा ये कभी हुआ करता था। इनफैक्ट मार्स को कॉलोनाइज करना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। ये बहुत दूर एक ऐसी दुनिया है जहाँ रेडिएशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ जाता हुआ हर कदम शायद हमें मौत की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? तो दोस्तों अब अगर बात करें अर्थ को छोड़ने की, तो इंसान ये बात शुरू से ही जानता था कि वो अर्थ पर हमेशा नहीं रह सकता। जैसे इंसान से पहले भी बहुत से क्रीचर्स इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे ही एक ना एक दिन इंसान भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। और ये सब कैसे होगा, चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों बात कुछ यूँ है कि इंसान इस दुनिया पर बहुत लंबे टाइम तक रह लेता, लेकिन इंसानों ने काम ही कुछ ऐसे किए हैं कि उन्हें अभी से इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनियाओं के बारे में सोचना पड़ रहा है। अर्थ को छोड़ने की बहुत सारी रीजंस हैं, जिनमें से ज्यादातर रीजंस इंसान ने खुद क्रिएट किए हैं। तो चलो वक्त ज़ाया किए बगैर इन सभी रीजंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, द एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि इंसान से पहले इस दुनिया में डायनासोर्स रहा करते थे और सिर्फ एक छोटे से पत्थर के टकराने की वजह से सबके सब डायनासोर्स इस दुनिया से खत्म हो गए। भले ही वो पत्थर साइज में सिर्फ 10 या 15 किलोमीटर ही था, लेकिन उसके टकराने से इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसकी एनर्जी पूरे 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी, जिसके चलते कोई भी डायनासोर नहीं बचा और सबके सब एक्सटिंक्ट हो गए। तो साइंस का ये मानना है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे, जिसके चलते इंसान भी इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। ये एक नेचुरल रीजन है जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग।
दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बुक्स में ये पढ़ा ही होगा कि अर्थ का टेम्परेचर हमेशा से ही इंक्रीज़ हो रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वेल ग्लोबल वार्मिंग वैसे तो नेचुरल है, लेकिन इंसानों की वजह से ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम आज की गर्मी को पिछले कुछ सालों की गर्मी से कंपेयर करें तो आज की गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नासा ग्लोबल वार्मिंग को डेकेड के पीरियड से मेजर करता है, और अगर आपको डेकेड का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि एक डेकेड का मतलब होता है 10 साल, यानी अगर 2 डेकेड्स हैं तो इसका मतलब 20 साल होगा। ऐसे ही 10 डेकेड्स का 100 साल बनेगा। तो नासा और दूसरे इंस्टीट्यूट्स ग्लोबल वार्मिंग को डेकेड के पीरियड से मेजर करते हैं, जिन्हें कुछ ऐसे मेजर किया जाता है। साल 1980 से 1990 तक, यानी इन 10 सालों में टेम्परेचर 0.23 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। ऐसे ही 1990 से 2000 तक टेम्परेचर 0.31 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। 2000 से 2010 तक टेम्परेचर 0.43 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, और 2010 से 2020 तक टेम्परेचर 0.57 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ था। अब अगर हम गौर करें तो ये जितने भी डेकेड्स हैं, इनमें हर नए डेकेड का टेम्परेचर उसके पिछले डेकेड से ज़्यादा है, और इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि इंसान खुद हैं। इंसान बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया में इस टाइम 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, और उन सभी 8 बिलियन लोगों के पास पेट्रोल पर चलने वाली कार या बाइक ज़रूर होती है। इंसान डेली अपनी गाड़ियों में भर भर के पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हर घर में आजकल खाना बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, और जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है। ऐसा माना जाता है कि कुछ सालों बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वो इंसानों से बर्दाश्त नहीं होगी। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि आज से 1 बिलियन साल बाद अर्थ इतनी गर्म हो जाएगी कि अर्थ का सारा पानी उबलकर स्पेस में चला जाएगा। तो विकिपीडिया का ये आर्टिकल देखो, इसमें लिखा है कि 1 बिलियन साल बाद सूरज की हीट 10% इंक्रीज हो जाएगी, जिससे सारे समंदर इवेपोरेट हो जाएंगे, और बिना पानी के लाइफ पॉसिबल हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर 3, ओवर पॉपुलेशन। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से समझना। तो दोस्तों अगर बात करें ओवर पॉपुलेशन की, तो ओवर पॉपुलेशन बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी हमें उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, फिर चाहे वो फूड हो, वाटर हो, फॉसिल फ्यूल हो, एनर्जी हो, या फिर वो जगह हो। ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे, जैसे फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, रहने के लिए जगह कम पड़ने लगेगी, और जंगल काटने पड़ेंगे। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा, लोग जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा, और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी। और इसके अलावा भी ओवर पॉपुलेशन के इतने ज़्यादा नुकसान हैं, जिन्हें अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए बैठ गया तो शायद ये वीडियो 1 घंटे से भी लंबा हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन आज 8 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो अगर हम 100 साल पीछे जाएं, यानी 1900 के टाइम में, तो उस टाइम पॉपुलेशन सिर्फ 1.6 बिलियन थी, और अगर हम उससे भी 100 साल पीछे जाएं तो यही पॉपुलेशन सिर्फ 1 बिलियन थी। अब सोचने वाली बात यह है कि 1800 से 1900 तक पॉपुलेशन सिर्फ 0.6 बिलियन ही बढ़ी थी, लेकिन 1900 से आज 2000 के टाइम तक पॉपुलेशन सीधा 8.1 बिलियन हो चुकी है, और ये नंबर इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। जितनी पॉपुलेशन पिछले 100 सालों में इंक्रीज हुई है, इतनी ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुई, और ये भी अर्थ को छोड़ने की एक बहुत बड़ी रीज़न बनेगी। नंबर 4, वर्ल्ड वार 3। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर वर्ल्ड वार 3 हुई तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और उसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि इंसानों के बनाए हुए हथियार बनेंगे, यानी न्यूक्लियर वेपन्स। वर्ल्ड वार 1 में कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं था, इसीलिए दुनिया बच गई थी। वर्ल्ड वार 2 में भी कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के एंड में ही अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, जिसे उसने जापान के 2 शहरों पर गिराकर वर्ल्ड वार 2 को भी खत्म कर दिया था। जहां अमेरिका सबसे पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था, वहीं अमेरिका को पावर में आता देखकर दूसरे कंट्रीज ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर दिए, जैसे रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास लगभग 13,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये 13,000 का नंबर एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक एस्टिमेट है, क्योंकि गूगल को भी सही से नहीं पता कि न्यूक्लियर वेपन्स असल में कितने हैं। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक वर्ल्ड में इस टाइम 13,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि दुनिया को 3,000 बार तबाह करने की ताकत रखते हैं। जब एलोन मस्क से पूछा गया कि आप लोगों को मार्स पर क्यों भेज रहे हो, तो एलोन मस्क ने बताया कि ये दुनिया किसी भी वक्त तबाह हो सकती है, या तो किसी एस्ट्रॉइड के टकराने से या फिर वर्ल्ड वार 3 से। नंबर 5, सर्वाइवल।
दोस्तों, अगर अर्थ को छोड़ने की कोई सबसे बड़ी वजह है तो वो सर्वाइवल ही है, क्योंकि इंसान यही चाहता है कि उसे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वो एटलीस्ट सर्वाइव कर पाए। भले ये दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन इंसान चाहता है कि वो कभी खत्म ना हो। तो अब अगर देखा जाए तो हमने इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत से प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं जो कि बिल्कुल अर्थ के जैसे हैं, यानी वहाँ अर्थ के जैसा ही इन्वायरमेंट है और वहाँ हम जिंदा भी रह सकते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ हम कभी भी उन प्लैनेट्स तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो प्लैनेट्स कई हजार लाइट ईयर्स दूर हैं, यानी उन तक लाइट को भी पहुँचने में हजारों साल लग जाते हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि लाइट इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज है। तो मान लो कि अर्थ के जैसा ही एक प्लेनेट है और वो अर्थ से 1000 लाइट ईयर दूर है, यानी अगर हम अर्थ से उस प्लेनेट पर लाइट भेजें तो उस लाइट को वहाँ पहुँचने में 1000 साल लग जाएंगे। तो इस यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज को वहाँ पहुँचने में 1000 साल लग रहे हैं, तो जरा सोचो कि इंसान को कितना टाइम लगेगा। यही वजह है कि हम उन प्लैनेट्स के बारे में नहीं सोचते और मार्स को ही अपना नया घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बट अभी भी हमारे मन में एक सवाल ये आता है कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, बट सिर्फ मार्स ही क्यों? हम बाकी प्लैनेट्स पर भी तो जा सकते हैं ना। तो दोस्तों, ये बात मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और 4 गैस प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लैनेट्स यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, क्योंकि इन पर एक सॉलिड सरफेस है जहां लैंड किया जा सकता है। और बाकी बचे आखिरी 4 प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो इन्हें हम गैस प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट्स खतरनाक गैसेस से बने हैं और इन पर लैंड नहीं किया जा सकता। वैसे तो ये सबके सब गैस जायंट्स हैं, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून को अब आइस जायंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों मोस्टली आइसी मटेरियल से बने हैं। तो ये जितने भी गैस और आइस जायंट्स हैं, इनसे उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि एक तो इन पर लैंड नहीं किया जा सकता और दूसरा इन पर इतनी खतरनाक गैसेस और हाई प्रेशर्स हैं कि इनके अंदर जाते ही स्पेसक्राफ्ट्स फट जाएंगे। तो इनके बारे में हम नहीं सोच सकते। तो अब अगर बात करें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की, तो फर्स्ट नंबर पर मर्क्यूरी है, जो कि सन के इतना क्लोज है कि आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकंड वीनस है, जिससे हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब हमने वीनस को एक्सप्लोर किया तो हमारी सारी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि वीनस भले ही सेकंड प्लैनेट है, लेकिन ये मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है। जी हाँ दोस्तों, वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, जहाँ बारिश में पानी नहीं बल्कि तेजाब बरसता है। दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी और वीनस भी हमें जीने की उम्मीद नहीं देते, तो ले देकर मार्स ही बचता है, जहां हमें सर्वाइवल की उम्मीद नजर आती है। वैसे तो मार्स भी बहुत खतरनाक है, लेकिन मार्स को कॉलोनाइज करने के अलावा अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो यार, ये थी हमारी 5वीं रीजन अर्थ को छोड़ने की। मैंने टोटल 5 रीजंस बताई हैं जिनकी वजह से हमें अर्थ को छोड़ना पड़ेगा। तो आई होप अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हम मार्स पर क्यों जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मार्स की हिस्ट्री को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मार्स पहले भी अर्थ के जैसा ही था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्स से उसका सब कुछ छिन गया और मार्स एक मौत का रेगिस्तान बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी है आज से 4 बिलियन साल पहले की। ऐसा माना जाता है कि आज से 4 बिलियन साल पहले जब मार्स पैदा हुआ तो मार्स के पास सब कुछ था। उस पर पानी था, एटमॉस्फेयर था और उसके पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी थी, जैसे अर्थ के पास है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है, जिससे आज अर्थ पर लाइफ बनी हुई है। जब सोलर विंड्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो अर्थ पर ब्यूटीफुल ऑरोरास दिखाई देते हैं, जो कि ये बता रहे होते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम एक्शन में है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ऑरोरास नहीं बनेंगे और सोलर विंड सीधा हमारे एटमॉस्फेयर से टकराकर उसको खत्म कर देंगी, जिससे अर्थ का सारा पानी सूख जाएगा और लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ मार्स के साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि 4 बिलियन साल पहले मार्स पर भी ऑरोरास दिखाई देते थे। मार्स के पास भी उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसने मार्स के एटमॉस्फेयर को और उसके समंदरों को बचा रखा था। लेकिन बदकिस्मती से मार्स की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने लगी और ऑरोरास जाने लगे, जिसके चलते मार्स के सारे समंदर भाप बनकर स्पेस में चले गए और मार्स एक डेड प्लैनेट बन गया। तो अब सवाल ये है कि हम लोग मार्स पर तो जा रहे हैं, तो क्या हम मार्स को दोबारा से अर्थ के जैसा बना पाएंगे? यानी क्या हम मार्स को टेराफॉर्म कर पाएंगे